रिपोर्ट सौंप दी है। विजिलेंस को जांच में आय से ज्यादा संपत्ति के सबूत मिले हैं। अजय पाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के सबूत मिले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है। उत्तराखंड के चिकित्सा संस्थान में अजय पाल शर्मा के निवेश की भी खबर है। चंडीगढ़ समेत तमाम शहरों में अजय पाल की संपत्तियां, अजय पाल के करीबियों के नाम संपत्ति दर्ज है। हिमांशु कुमार और अजय पाल के खिलाफ सबूत मिले हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। ट्रांसफर पोस्टिंग में लेन देन के भी सबूत मिले हैं। विजिलेंस ने सरकार से कार्रवाई की संस्तुति की है। एसएसपी नोएडा रहे वैभव कृष्ण ने शिकायत दर्ज की थी। ये बड़ी अपडेट है। इसी पर विजिलेंस की जांच बिठाई गई थी। विजिलेंस की अब जांच पूरी हो गई है, क्योंकि जांच रिपोर्ट विजिलेंस ने सौंप दी है, जिसमें बड़ी संपत्ति का खुलासा हुआ है। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में हिमांशु कुमार भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अब इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई होगी, यह देखने वाली बात है। लेकिन विजिलेंस की जांच में आय से ज्यादा संपत्ति के सबूत मिले हैं। कई तरह की अनियमितताएं अजय पाल के खिलाफ भी मिली हैं। खुर्रम निजामी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। खुर्रम, क्या कुछ जानकारी है, जो कि अब विजिलेंस की जांच इन अधिकारियों के खिलाफ पूरी हो गई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, जो हमारे सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि विजिलेंस जांच हो रही थी 2 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ, हिमांशु और अजय पाल सिंह। इन दोनों के खिलाफ अनियमितताओं का जो सबूत है वो मिला है, और साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल है वो भी करते हुए हिमांशु मिले हुए हैं। तो ये जांच पूरी हो चुकी है, सूत्र बता रहे हैं कि इसमें दोषी पाया गया है। और अब देखने इस बात को होगा कि शासन क्या करता है। लेकिन जो बात बार बार कही जाती है कि कहीं करप्शन हो रहा है, वो आइडेंटिफाई होता है, जांच होती है, जांच का निष्कर्ष निकलता है, जिस पर आरोप होता है वो दोषी पाया जाता है, उसके बाद क्या होता है। जब तक कि उसके बाद की चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक कि जो भ्रष्टाचारी रूपी दानव है वो रुकने वाला नहीं है, वो एज इट इज चलता रहेगा। देखिए, बात तो ये है कि इन दोनों आईपीएस अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर विजिलेंस के हिसाब से, विजिलेंस जांच के हिसाब से दोनों दोषी हैं, आय से अधिक संपत्ति का मामला है, ट्रांसफर पोस्टिंग खेल वो शामिल है, क्योंकि ये दोनों बड़े संगीन आरोप हैं। आय से अधिक संपत्ति का मामला हो या फिर जो ये है कहा जाता है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल है, जो एक कारोबार पूरा बन चुका है, इंडस्ट्री बन चुकी है, उसमें इनकी संलिप्तता पाई जाती है। तो ये सब तमाम बातें हैं। और ये भी कहा गया है कि जो मजे की बात ये भी है कि एसएसपी नोएडा जो थे, जो वैभव कृष्णा, उन्होंने इसकी बाकायदा शिकायत की थी विजिल ब्लोअर के तौर पे। एक तरीके से आप कह सकते हैं उनको इस बात को जानकारी मिली थी, सूचना मिली थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, उस पर इन्होंने मामला दर्ज किया था। तो उसके बाद उनको अलग मामले, लेकिन वो सस्पेंड चल रहे हैं, जबकि ये दोनों आईपीएस अधिकारी अभी भी अपनी अपनी पोस्टिंग पर हैं। तो अब देखना ही बात होगी कि अब शासन क्या करता है, जो विजिलेंस की रिपोर्ट है उसका क्या संज्ञान लेती है। अगर उसमें, मैं फिर कह दूं, अगर उसमें दोषी पाया गया है तो क्या कुछ शासन की तरफ से किया जाता है, ये देखने वाली बाकी है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अगर भ्रष्टाचार से लड़ना है तो जो बड़ी मछलियां हैं उनको असर अंजाम तक नहीं पहुंचा जाएगा, तब तक कि भ्रष्टाचार सिस्टम से हटने वाला नहीं है। लेकिन खुर्रम, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पहले जांच होती है, उसमें कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है, उसको कुछ दिन के लिए हटा दिया जाता है, फिर से नई पोस्टिंग हो जाती है। ऐसे में जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है उन पर जब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी, आखिरकार इस पूरे सिस्टम का कुछ नहीं हो सकता है तब तक। जी बिल्कुल, यही बात मैं भी बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, कोई अधिकारी पर आरोप लगता है कि वो भ्रष्टाचारी है, आर्थिक संपत्ति है या ट्रांसफर पोस्टिंग में उसकी संलिप्तता है, उसको जांच होती है, जांच में दोषी पाया जाता है, उसके बाद उस पर कार्रवाई क्या होती है, मामला आके यहीं रुक जाता है। कई ऐसे मामले इसी सरकार में आए गए हैं। आप देख लीजिए कि उन्नाव के मामले में ये 2 आईपीएस और एक को जिस तरह दोषी ठहराया गया था कि उनकी हिलाहौली वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, उनको अभी भी पोस्टिंग मिली हुई है। ना वो आईएएस को हटाया गया, ना दोनों आईपीएस अधिकारी को हटाया गया, ना उस सीईओ को हटाया गया। तो ये साफ बताता है कि सरकार की तरफ से जब मामला थोड़ा ढीला होता है, जब पूछा गया शासन में कि इन पर कार्रवाई क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि उनको नोटिस सर्व किया जाएगा, उसको बताएंगे। अब आप अपराधी से पूछ रहे हैं कि तुम बताओ तुमको क्या करना है, आप सस्पेंड करिए, फिर पूछिए कि अब आपको क्या कहना है, कि आखिर क्यों ना इस पर आगे कार्रवाई की जाए। जब तक कि ये नियति नहीं होगी, जब तक कि इस तरीके का काम नहीं करेगा शासन कि सजा देने का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाए। अगर विजिलेंस जांच में दोषी पाए गए हैं, आपके पास सबूत सारे हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो आप कार्रवाई करने में दिक्कत क्या है। कोई अगर शिकायत लगाता है और शिकायत करता है, उस वक्त मत सस्पेंड करिए, लेकिन उसको अंडर स्कैनर रखिए, इंपॉर्टेंट पोस्टिंग मत दीजिए। ये कहा जाता है, ये तमाम जो पुराने जो डीजीपी रहे हैं, जो पुराने आईपीएस अधिकारी हैं, उनका भी यही कहना होता है कि किसी पर गंभीर आरोप है तो उसको साइडलाइन कर दीजिए, उसको पोस्टिंग मत दीजिए, इंपॉर्टेंट पोस्टिंग।
और उसको एक जगह ऐसी जगह रखिए जहां वो किसी चीज़ पर अपने को काबिज ना कर सके। लेकिन अब यहाँ देखने वाली बात है, विजिलेंस जांच पूरी हो चुकी है। बिल्कुल खुर्रम, अब कार्रवाई क्या होती है ये देखने वाली बात है, और कार्रवाई क्या कड़ाई से हो पाती है या फिर वही हिला हवाली या ढिलाई इसमें बढ़ती जाती है, ये भी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपके पास आऊंगा अगली खबर पर भी अपडेट लेने के लिए। लेकिन लखनऊ से चूंकि बड़ी खबर इस वक्त की वो हम आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुदीक्षा भाटी के परिजनों ने मुलाकात की है। सीएम से मिलकर के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई। सड़क हादसे में होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत हो गई थी, उसके बाद लगातार इस बात को लेकर के सवाल खड़े हुए थे कि आखिर मौत के पीछे के असली गुनाहगार क्या कभी सामने आ पाएंगे। अभी तक की जो कार्रवाई है उसमें ऐसा लगा नहीं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी खुर्रम निजामी हमारे साथ बने हुए हैं। खुर्रम, क्या जानकारी, सुदीक्षा भाटी के परिजनों ने आखिरकार मुख्यमंत्री से मुलाकात की है? जी बिल्कुल, मुलाकात की 10 बजे का टाइम दिया गया था। स्थानीय राज्यसभा सांसद उनके साथ थे, वहाँ के विधायक उनके साथ थे। तकरीबन 15 से 20 मिनट मुलाकात चली है। उसमें आश्वासन दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुदीक्षा भाटी के परिजनों को कि जो भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन असल मामला यहाँ दूसरा है। असल मामला ये है कि जो केस दर्ज हुआ है वो छेड़खानी का नहीं है, ओवर स्पीडिंग केस दर्ज है। यानी कि उसका भाई जो गाड़ी चला रहा था वो इसमें आरोपी है। यानी कि वो तेज़ गाड़ी चला रहा था जिसकी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और उसमें सुदीक्षा भाटी की मौत हो जाती है। लेकिन वो ओवर स्पीडिंग आखिर हुई क्यों? ओवर स्पीडिंग इसलिए हुई क्योंकि जिस तरीके लगातार छेड़खानी हो रही थी सुदीक्षा के साथ, जिस तरीके से उसका पीछा किया जा रहा था, उनसे बचने के लिए वो भागा है। उसके बाद रफ्तार बढ़ती है और फिर एक्सीडेंट होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी इस एंगल पर जाँच हो रही है। जांच इस पर हो रही है कि ओवर स्पीडिंग थी, एक छोटा एक्सीडेंट था, लिहाजा मौत हो गई, कसूरवार आप हैं। ये सब कुछ कहने के लिए आए थे सुदीक्षा भाटी के परिजन इनके पास, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास, और अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम देखेंगे। और अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस हस्तक्षेप का क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री ये बात को बोल रहे हैं कि मैं इसको पर्सनली देखूंगा, तो जाहिर सी बात है वो आश्वासन बहुत अहमियत रखता है उस परिजन के लिए जिन्होंने अपने परिवार के एक हिस्से को खोया है, एक होनहार छात्र को खोया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ निकलता है। लेकिन फिलहाल वो जा चुके हैं, यहाँ से मुलाकात की थी, साथ में सांसद भी थे, राज्यसभा सांसद भी थे और साथ ही स्थानीय विधायक भी थे। बिल्कुल खुर्रम, ये पूरा मामला उस वक्त लगातार सुर्खियों में भी रहा। ये उस वक्त भी कहा गया था कि सुदीक्षा की मौत के जिम्मेदारों को सामने लाया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, अभी तक की जांच में तो वो गुनाहगार जो असली वाकई गुनहगार हैं वो सामने नहीं आ पाए। अब सुदीक्षा के परिजन लगातार न्याय की गुहार लगाते हुए घूम रहे हैं। क्या एक आस बंधी है मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद कि कम से कम वो असली गुनाहगार अब सामने आ पाएंगे? पुलिस उस एंगल में जांच करेगी जो एंगल आप बता रहे हैं। देखिए, कोशिश की है सुदीक्षा के परिजनों ने कि उनकी बेटी को इंसाफ मिल सके। उस माँ ने गुहार लगाई जिसकी लाडली आज इस दुनिया में नहीं है, होना लाडली इस दुनिया में नहीं है। तो आगे क्या कुछ होता है तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ हो जाता है कि जिस तरह से पुलिस की जांच कर रही है, आपने ओवर स्पीडिंग की तो बता दी कि हाँ ओवर स्पीडिंग हुई थी, लेकिन ओवर स्पीडिंग की वजह क्या थी आप ये नहीं बता रहे। कोई खाली सड़क नहीं थी, बाजार था। जिस तरीके से वो एक्सीडेंट होता है और उसकी मौत हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी होनहार छात्रा होती या ना होती, लेकिन अगर छीटाकशी हो रही थी, उसकी शिकायत भी हो रही थी, तो आखिर पुलिस खामोश क्यों थी? और जब ऐसा हादसा हो जाता है उसके बाद पुलिस इस बात को ओवर स्पीडिंग पर क्यों पूरा कंसंट्रेट करती है? उसको तो ये कंसंट्रेट करना चाहिए, बिल्कुल खुर्रम। और इस मुलाकात के बाद भी असली सवाल वहीं पर खड़ा हुआ है। वो अपना जवाब मांग रहा है कि आखिरकार असली गुनहगार कब शिकंजों के पीछे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाना इलाके में बलसिंह खेड़ा मोड़ पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। टॉप 10 अपराधियों में शामिल 25,000 का इनामी अनिल उर्फ करिया को पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी, पकड़ा गया। बदमाश करिया चेकिंग के दौरान बाइक से भागने की फिराक में था। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसकी तस्वीर आप देखिए। पकड़ा गया बदमाश कानपुर के बिधनों का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। आपको बता दें कि आज राजधानी लखनऊ में भी एक कुख्यात अपराधी को पकड़ा गया है। उसके पैर में गोली लगी है जिससे मुठभेड़ हुई है पुलिस की। बताया जा रहा है कि ये 25,000 का इनामिया था जो कि निकला हुआ था। पुलिस चेकिंग के दौरान मोहनलालगंज पुलिस और एसटीएफ में पूरी ये मुठभेड़ हुई। आपको दिखाना चाहेंगे, ये वही स्पॉट है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो असलाह है और खोखे भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि उसने पुलिस पर फायरिंग की, उसके बाद भागने की कोशिश की। हालांकि पुलिस
पुलिस की जो क्रॉस फायरिंग रही है उसमें उसके पैर में गोली लगी है। आपको पीछे मोटरसाइकिल भी दिखाना चाहेंगे कि ये मोटरसाइकिल भी मौके से बरामद हुई है जिसमें नंबर प्लेट नहीं है। आप देख सकते हैं बगैर नंबर की गाड़ी से ये फरार होने की कोशिश कर रहा था। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो ऑपरेशन क्लीन जारी है उसमें आज एक और कामयाबी लगी है लखनऊ पुलिस को, जिसमें एक 25,000 का इनामिया पकड़ा गया है। उसके पैर में गोली लगी है, उसके बाद पुलिस कस्टडी में लिया गया है। उसको फिलहाल अभी हॉस्पिटल ले जाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं मौके पर तमाम पुलिस फोर्स पहुंची है, तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम एसीपी डीसीपी सहित तमाम अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ में डीसीपी साउथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से पूरा ऑपरेशन क्लीन चल रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में, तो आज किस तरह की पूरी कामयाबी मिली है? ये हमारे थाना मोहनलालगंज है जहाँ पे बल सिंह खेड़ा तिराहा है, ठीक है। यहाँ पे चेकिंग हमारी पुलिस की टीम ने लगाई थी कि एक करिया नाम का एक शातिर अपराधी है जो रजिस्टर्ड चोरी के गैंग का सदस्य भी है, कानपुर में भी और हमारे लखनऊ में भी उसके खिलाफ मुकदमे लिखे गए हुए हैं। और वो गैंगस्टर का वांछित हमारे यहाँ से मुलजिम भी था जिस पर 25,000 का इनाम भी है। तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, जिसमें क्या कहते हैं जो बाइक थी उसकी उस पर नंबर नहीं था, नंबर प्लेट नहीं थी, जिसके संदेह पर उसको रोकने की कोशिश की गई थी। और भागते वक्त उसने फायरिंग की और हमारी पुलिस की टीम ने आत्मरक्षार्थ उस पर गोली चलाई, जिसमें उसको पैर में गोली लगी। तत्काल उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और बाकी उसके और दोस्तों की तलाश की जा रही है और यहाँ नाकेबंदी करके कॉम्बिंग किया जा रहा है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में डीसीपी साउथ, जिन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार ऑपरेशन क्लीन जारी है और जिसमें आज एक कुख्यात बदमाश था जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया। हालांकि क्रॉस फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। फिलहाल अभी पुलिस पूरी जांच। चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से खबर, जहां पर मामूली विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, दोनों के बीच मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर भी चले हैं। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियारों से हमला किया। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों पक्षों के लोगों को पुलिस थाने लेकर के आई। मामले की जांच की जा रही है। गोसाईगंज थाना इलाके का मामला है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में संयुक्त पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। ये परीक्षाएं 2 पालियों में संपन्न होगी, जिसमें पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर को 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर को 2:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक करवाई जा रही है। कोरोना को देखते हुए सुरक्षात्मक दृष्टि से विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं पर अमेठी जिले में कुल 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच आगरा से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आगरा से, जहां पर मासूम के अपहरण के बाद हत्या का पूरा मामला आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर है। इस मामले में सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। अहम जानकारी इस वक्त की, आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाए जाने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। घटना की तह तक पुलिस की टीम जाए, यह भी मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हर अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस तरह के निर्देश पुलिस को देते रहे हैं। मासूम की अपहरण के बाद हत्या का पूरा मामला, इस मामले में सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए पुलिस अधिकारियों को कहा है कि एनएसए लगाया जाए आरोपियों के खिलाफ और साथ ही कड़ा से कड़ा एक्शन देखने को मिले, ताकि इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगाई जा सके। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी? जिस प्रकार से थाना इतबारपुर इलाका है, यहाँ एक मासूम को अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सख्त नजर आ रहे हैं। एनएसए की बात करें कि एनएसए की कार्रवाई की जाए, तो थाना प्रभारी थे सलीम खान, उनको सस्पेंड तुरंत कर दिया गया था एसएसपी द्वारा। लेकिन अब उस घटना में सम्मिलित होने की या उन अपराधियों को बचाने की जो भी जांच है वो जांच की जा रही है इंस्पेक्टर सलीम खान के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सख्त नजर आ रहे हैं इस प्रकार के अपराधों को लेकर, तो अपराधियों को सख्ती बरतने की बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए खबरों में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए 2 मिनट में 10 बड़ी खबरें हैं।